Starting with the great name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel, Fikra. So students, हम start कर रहे हैं बेटा न्यूटन थर्ड लॉ. हमने लास्ट लेक्चर्स में न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ को डिटेल से डिस्कस किया. उसकी वर्कशीट भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे हम जल्दी. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ को. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. सिंपल सा केस बताता हूं स्टूडेंट्स. जब भी आप एक बॉल को, एक क्रिकेट की बॉल लें, उसको किसके ऊपर मारें, आप वॉल के ऊपर आप उसको थ्रो कर दें, तो क्या होगा कि आपने वॉल के ऊपर थ्रो की बॉल और वॉल उसको दोबारा रिटर्न बैक कर देगा आपकी तरफ. इजी. आपने क्या करना है कि अपने एक हाथ को स्लैब करना है वॉल के ऊपर, आपने एक जोर से हिट करना है वॉल को अपने हैंड से, तो आपको पेन फील होगा. क्यों पेन फील हुआ? क्योंकि आपने जितनी फोर्स स्टूडेंट्स वॉल के ऊपर लगाई है, वॉल ने उतनी ही फोर्स दोबारा किसके ऊपर लगा दी, आपके हैंड के ऊपर लगा दी, जिसकी वजह से आपको पेन फील हुआ. इजी. सो यही कॉन्सेप्ट न्यूटन थर्ड लॉ ने डिलीवर किया. लेकिन इस चैप्टर में इस टॉपिक में थोड़ी सी डिफिकल्टी भी है. आगे जाके हम थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो कि रियलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं. हम इसको वैसे डील नहीं करेंगे जैसे अमूमन ज़्यादातर पढ़ाया जाता है इस टॉपिक को, न्यूटन थर्ड लॉ को, कि हर चीज़ का एक्शन रिएक्शन है. आपने उन चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझना है जहाँ पे आपको न्यूटन थर्ड लॉ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता हुआ नजर आएगा आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट से. क्लियर हो गया? अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो इस टॉपिक को आपने बहुत ध्यान से समझना है. इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिसको आपने ध्यान से समझना है. ओके जी. न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि बेसिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, जब एक ऑब्जेक्ट ए है वो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ऑब्जेक्ट बी एक्सर्ट उसी अमाउंट में फोर्स कर देगा जिस अमाउंट में ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स लगाई है, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. डेफिनेशन पढ़िए स्टूडेंट्स. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट exert a force on object B, पहली बात, then what will happen, object B exert an equal and opposite force on object A. तो ऑब्जेक्ट B क्या करेगा, ऑब्जेक्ट A के ऊपर इक्वल अमाउंट और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देगा, फोर्स अप्लाई कर देगा. इजी. यहां देखिए, ये स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, ये ऑब्जेक्ट, ये जो पर्सन है, ये अपने दूसरे पांव से अर्थ को बैक साइड क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. तो आप जब नोट कर रहे हो ना कि जैसे ही ये पुश करता है इसकी वेलोसिटी में सडन इंक्रीमेंट आता है. इजी हो गया? ध्यान से देखिएगा, नहीं तो जो जिनको ये प्रैक्टिस जिन्होंने की हुई है इस चीज की, वो तो बखूबी इस चीज से जानते होंगे, वाकिफ होंगे. ये दोबारा बेटा देखिएगा, जैसे ही ये पांव से क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाता है, फोर्स अप्लाई करता है. अर्थ इसी फोर्स को इसकी बॉडी या स्केटिंग बोर्ड के ऊपर क्या कर देती है, अप्लाई कर देती है, जिसकी वजह से क्या आता है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर देता है, मूव कर देता है. तो ये चीज क्या है स्टूडेंट्स, ये जो ये पर्सन कर रहा है अर्थ के ऊपर, ये है स्टूडेंट्स एक्शन हो गया, ये एक्शन फोर्स हो गई. ओके हो गया. और अर्थ इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रही है, अर्थ अप्लाई कर रही है रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है. इजी हो गया. सो आप जब भी अर्थ को बैक साइड पुश करोगे, अर्थ आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आपके ऊपर लगाएगी और आप उसी डायरेक्शन में आगे मूव करोगे, आपकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ जाएगा. इजी. यहां देखिएगा स्टूडेंट, ये एक चेयर पे बैठे बैठे ये पर्सन क्या कर रहा है, बॉल को आगे थ्रो कर रहा है. इजी. जब ये आगे थ्रो करता है तो क्या होता है, ये क्या कर रहा है, ये एक्शन कर रहा है, तो ये खुद किधर मूव करता है, ये देखिएगा, ये जो व्हीकल से ये किधर मूव कर, ये बैक साइड मूव करती है. तो ये कौन सी फोर्स है, ये है रिएक्शन फोर्स है. कौन सी फोर्स है स्टूडेंट्स, रिएक्शन फोर्स. हो गया? क्लियर हो गया? यहां पे देखिएगा, फोर्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट, तो फुट की वजह से, फुट जो है ये क्या करता है, शूज वगैरह ये आपके बैक साइड फोर्स लगाते हैं. ये आप अर्थ के ऊपर किस साइड फोर्स लगा रहे हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टूडेंट्स लगा रहे हो. तो अर्थ आपके पाँव के ऊपर क्या लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी. इजी हो गया? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. अगेन दोबारा देख लें, ये नीचे लिखा हुआ भी है, द फुट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर क्या करेगा, एक्शन फोर्स लगाएगा. उसके बाद क्या होगा, एंड द ग्राउंड एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फुट, तो फुट के ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिस डायरेक्शन में जो फुट है वो ग्राउंड के ऊपर लगाएगा. इजी. तो ये कौन सी फोर्स होगी स्टूडेंट्स, ये हो गई एक्शन फोर्स हो गई.
ये कौन सी फोर्स हो गई? एक्शन फोर्स हो गई। कौन लगा रहा है? फुट लगा रहा है। किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। तो अर्थ क्या कर रहे हैं? रिटर्न रिएक्शन फोर्स कर रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है? इसी फुट के ऊपर लगा रहा है। इजी। और केसेस देखिए, ये चेक कीजिए। ये बुलेट क्या करी? जैसी बुलेट चली तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी? एक्शन लगाएगी। इजी हो गया। इसके ऊपर क्या लगेगी? इसी गन के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगी है। और रिएक्शन फोर्स ना सिर्फ उस गन के ऊपर लगी है बल्कि इसके आर्म के ऊपर भी लगी है। ये देखिए इसका मसल का एरिया किसके अंदर वो एक मूव करता है, हिलता है। चेक कीजिएगा। तो ये कौन सी फोर्स हो गई? ये रिएक्शन फोर्स हो गई। इसका मतलब है आप जब भी एक्शन फोर्स अप्लाई करते हो तो आपको इन रिजल्ट कौन सी फोर्स मिलती है? बोलो शाबाश, रिएक्शन फोर्स मिलती है। इजी हो गया। यहां देखिए एक्शन फोर्स के एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ द बुलेट। तो बुलेट आगे की तरफ जा रही है, ये रिएक्शन फोर्स है। बैकवर्ड क्या है? गन रिकॉइल करती है, बैक साइड मूव करती है। और कभी जिन लोगों को ये एक्सपर्ट नहीं होते बुलेट चलाने के और बड़ी गन चलाना शुरू करते हैं तो उनका वो शोल्डर जो है वो डिसलोकेट भी हो सकता है इस रिएक्शन फोर्स की वजह से। इतना ज्यादा इसमें मोमेंटम होता है। क्लियर हो गया? ये चीज मैंने बेटा आपको पहले बता दी थी। फुट पुशेस डाउन एंड बैक, बैक साइड मूव कराएगा, ये एक्शन है। ग्राउंड क्या करेगा? इसको आगे की तरफ मूव करवाएगा, ये रिएक्शन है। क्लियर हो गया? ये बोर्ड के ऊपर पर्सन है, इस बोर्ड से ये बॉय जो है ये आगे की तरफ छलांग लगाता है, ये एक्शन है। ये जो बोट है ये बैक साइड मूव करेगी, ये क्या है? रिएक्शन फोर्स हो गई। इजी। द बोट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द फीट। तो ऑब्वियसली अगर नीचे वाटर होगा तो जो बोट है वो बैक साइड मूव करेगी, जैसे मैंने आपको लास्ट केस में दिखाया था। ये देख लीजिए, रॉकेट वगैरह जो भी स्पेस में भेजे जाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेटा क्या होता है कि यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है कि जिसमें आपके इस रॉकेट के अंदर यहाँ पे क्या भरी होती हैं? गैसेस भरी होती हैं, हाई प्रेशर हाई कंप्रेसिव गैसेस भरी होती हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो जब उनको मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ से बाहर निकाला जाता है तो होता क्या है? चूंकि ये एक एक्शन बन जाता है तो इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगती है, जिसको हम कौन सी फोर्स कहते हैं? रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जो कि इसको अप साइड पुश करेगी। क्लियर हो गया? तो हॉट गैसेस कम आउट, ये क्या है बेटा? ये एक्शन है। क्या है? बोले शाबाश, एक्शन है। ऊपर मूव कर रहा है कौन? रॉकेट ऊपर मूव करेगा। इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? इसके ऊपर फोर्स लगेगी रिएक्शन फोर्स लगेगी। इसी। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। अब आपने ध्यान से समझना है यहां से न्यूटन थर्ड लॉ को, क्योंकि यहां से हम एक और इसके कॉन्सेप्ट को स्टडी करने लगे हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपने बेटा बहुत ध्यान से समझना है। सो न्यूटन थर्ड लॉ को मजीद समझाने के लिए मैं आपको तीन फोर्सेस के मतलब आपको बताता हूं। एक बेटा है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आहिस्ता से हायर क्लासेस में आप पढ़ते रहेंगे। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसके दरमियान होती है? ये बिटवीन द मैसेस के दरमियान होती है, बिटवीन द मैसेज के। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ये जो पेन है और इस पेन के नीचे यहां पे क्या है? अर्थ है। ओके हो गया? सॉरी, ओके लिखा नहीं जा रहा यहां पे। ओके, बहरहाल यहां पे मेरे पास बेटा क्या है? अर्थ है। और यहां पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इजी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? पेयर की फॉर्म में होते हैं। दैट्स मीन फोर्स जो है ये हमेशा पेयर की फॉर्म में। अब जरा ध्यान से आपने देखना, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुताबिक ये जो अर्थ है ये इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इजी हो गया? क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गई? एक्शन हो गई। अब अर्थ जब नीचे अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी अर्थ को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको आप रिएक्शन फोर्स कर दो, या एक तो दूसरी वाली फोर्स को आप एक्शन कर दो, एक को आपको रिएक्शन करना ही पड़ेगा। तो ये जो पेन है ये चाहता है बेटा कि अर्थ ऊपर की तरफ आए, और ये जो पेन है ये पेन चाहता है कि जो अर्थ है ये ऊपर की तरफ आए, और अर्थ चाहता है ये जो पेन है ये नीचे की तरफ आए। क्लियर हो गया? और इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो पेयर की फॉर्म में, एक एक्शन है एक रिएक्शन है, और दोनों इक्वल इन अमाउंट है। ये बात आप लगे याद रखनी है। जो जब भी बेटा मैं इसकी इक्वेशन लिख लेता हूं, ये इक्वेशन आपने याद नहीं करनी, ना आपके एग्जाम्स में आएगी, बस सिर्फ आपको आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ये इक्वेशन होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टूडेंट्स ये फार्मूला होता है m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ये याद नहीं करनी, मैं अगेन बात रिपीट करूं, याद नहीं करनी। सिर्फ आप देखो कि जो दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स करें। और ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि ये हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से ही कनेक्टेड हो। ये मेरे दोनों हैंड्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सुन के हैरानगी हुई ना? लेकिन ये इतनी कम है कि मैं फील नहीं कर सकता। इजी हो गया? ये इस पेन और इस हैंड के दरमियान क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
लेकिन बहुत कम है, फील नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस हैंड का मैं मैस इतना ज्यादा कर दूं जितना ये अर्थ हो जाए, और इस पेन का मैं मैस इतना ज्यादा कर दूं कि ये मून बन जाए, तो दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डोमिनेट हो जाएगी। इजी हो गया। या अगर मैं एक का मैस ज्यादा कर दूं, अर्थ कर दूं, इसको पेन का पेन ही रहने दो, तो आप देख रहे हो ना ये नीचे जाता है। क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। ये पेन चाहते हैं ये अर्थ ऊपर आए, अब अर्थ ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि उसका मैस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। इसके मुकाबले में नेग्लिजिबल मैस है, तो इफेक्ट किसका डोमिनेट हो जाता है? अर्थ का डोमिनेट हो जाता है। अर्थ इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। नेक्स्ट फोर्स है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी चीजें इन कांटेक्ट आती हैं, ये मेरे दो हैंड्स है ना, ये चेक करें, ये इन कांटेक्ट्स आ गए, क्लियर हो गया। ये मैं रब करूं, मुझे क्या फील हो रही? हीट फील हो रही। तो ये जो फोर्सेस हैं, जब भी दो चीजें इन कांटेक्ट आती हैं, जिनकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जनरेट होती है, मैग्नेटिज्म का इफेक्ट फोर्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, और टेंशन फोर्स है, ये सारी की सारी जो फोर्सेज है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व हो रही है, ये सारी की सारी फोर्स कंसीडर होती हैं किस में? कंसीडर होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कंसीडर होती है। क्लियर हो गया। अभी कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ नहीं समझ आएंगी, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अगेन मैं आपको थोड़ा सा और परेशान करता हूं। ये दो हैंड्स है ना, ये मिल गए, आपको नजर आ रहा है दोनों टच में, क्लियर। तो अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें और बहुत ही नैनोमीट्रिक और फेम्टोमीटर में जाके देखें, तो हम देखेंगे ये दोनों हैंड्स आपस में मिले ही नहीं है। क्लियर हो गया। इसको कहते हैं क्वांटम टच, कहते हैं फिजिक्स की फील्ड में। इजी। तो फिजिक्स क्वांटम टच के मुताबिक दो चीजें कभी आपस में मिलती नहीं, क्योंकि उनके दो एटम्स आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। उनके दरमियान अगर वो जैसे ये खास रेंज से करीब आते हैं, उनके दरमियान जो रिपल्जेंट फोर्सेस है, रिपल्सिव फोर्सेस है, वो डोमिनेट होना शुरू हो जाती है। सो वो दोनों ऑब्जेक्ट को, वो एटम्स एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते। तो जो ऑब्वियसली एटम्स नहीं मिल रहे, तो दोनों जो हैंड है ये हमें वैसे नजर आ रहे हैं मिलते हुए। हमें ये जो फीलिंग आ रही है, दो चीजें रब हो रही हैं, ये एटम्स की आपस में क्या है? फोर्स है, रिपल्जन है, अट्रैक्शन है, जिसको हम क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं, एटम टू एटम और एटम टू इलेक्ट्रॉन। ओके हो गया। सो ये आपने जल्दी से लिख लेना। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब भी कांटेक्ट में होगा दो ऑब्जेक्ट्स, तो कौन सी फोर्स होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होंगी। ठीक हो गया। न्यूक्लियर फोर्स को फिलहाल अभी हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि इसको हम इंशाल्लाह चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जब न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर हम करेंगे। ओके जी। तो कंडीशंस क्या है न्यूटन थर्ड लॉ की? न्यूटन थर्ड लॉ की कंडीशंस ये हैं कि फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। इसका मतलब है जो एक्शन है और जो रिएक्शन है, इनकी अमाउंट सेम होगी। अगर एक 50 न्यूटन है तो दूसरी भी 50 न्यूटन होगी। सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, क्या मतलब? ध्यान से देखिए। अगर आप एक छोटे से बच्चे से क्या कर रहे हो? एक आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो जब आप आर्म रेसलिंग करते हो, तो उस बच्चे को आप क्या करते हो? उससे मजाक करने के लिए वो जितनी फोर्स लगाता है, आप भी उतनी फोर्स लगा देते हो। तो इसको आपने ऐसे समझना है कि अगर एक छोटा ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाता है, 50 न्यूटन फोर्स लगाता है, तो अर्थ भी इसको इग्नोर करने के लिए 100 न्यूटन या 50 न्यूटन फोर्स लगा देती, उतनी अमाउंट में लगाती है जितनी अमाउंट में ये लगाता है। इजी। फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करनी चाहिए। क्या मतलब निकला? मतलब ये कि अगर इसके ऊपर एक्शन लग रहा है, तो दूसरे के ऊपर क्या लगना चाहिए? रिएक्शन फोर्स लगनी चाहिए। दोनों फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ना हो। ऐसा ना हो कि इसके ऊपर भी एक्शन हो, इसी के ऊपर भी रिएक्शन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्सेस मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर। अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टूडेंट्स, तो दूसरी भी कौन सी फोर्स होनी चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए। हम तब मानेंगे कि एक्शन है और दूसरी कौन सी फोर्स है? रिएक्शन फोर्स है। कब मानेंगे? अगर दोनों कौन सी फोर्स हो? ग्रेविटेशनल फोर्स हो। कौन सी फोर्स हो स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल फोर्स हो। हम उसको एक्शन और रिएक्शन फोर्स का पेयर नहीं मानेंगे कि अगर रिएक्शन तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या एक्शन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन जाता है। तो इस सूरत में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये अगर आप इस टेक्निक से, इस कॉन्सेप्ट से आगे लेके चलोगे, तो ये आप गलत कर दोगे। ठीक हो गया। आई नो दैट चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि फोर्सेस क्या होनी चाहिए? सेम नेचर की होनी चाहिए। दैट्स मीन एक्शन फोर्स भी कौन सी हो? ग्रेविटेशनल फोर्स हो। तो रिएक्शन फोर्स भी कौन सी हो? ग्रेविटेशनल फोर्स हो। अगर एक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो रिएक्शन फोर्स भी कौन सी होनी चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होनी चाहिए। इजी। ठीक हो गया। फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज।
फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड ओपोजिट, तो दोनों एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होने चाहिए और डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई होंगे, एक्ट करेंगे। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम मजीद इस पर फोकस करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को। आई होप सो आपने यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, थोड़ा सा आपने हिम्मत करके समझना है, चीज़ों को बार बार रिकॉल कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, हम उसको और आसान करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।